हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो हाय स्टूडेंट्स, आई एम उत्सव एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज लेक्चर। जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ये सब सीख रखा था। इस वाले लेक्चर को हम लोग कोशिश करेंगे दो पार्ट में करने का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है इस लेक्चर का पूरा जो मुद्दा है। लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको दो पार्ट में करने का। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये देख रहे होंगे कि इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, एक आध दो क्वेश्चंस भी उसके अंदर कर रहे होंगे। और सेकंड पार्ट जो हम लोग लेके आएंगे वो प्योरली बेस्ड होगा इसके क्वेश्चन से रिलेटेड, वहां कोई थ्योरी डिस्कस होने वाली नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मोटिव रहेगा इस क्लास के अंदर। अब देखो, ऐसा है ना कि वेलोसिटी टाइम कर्व में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या तो आपसे एक्सेलरेशन पूछ देता है जो कि स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, या तो आपसे पूछ देता है कि डिस्टेंस बताइए या डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए जो कि एरिया अंडर कर्व होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग अभी जाके डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम कर्व रेस्ट के केस में कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन के केस में कैसा बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में जो ग्राफ होगा वो किस तरह से दिख रहा होगा। राइट, तो चलो फिर कमर कस लो और तैयार हो जाओ। थोड़ी देर के लिए अटेंशन रखना और पूरा लेक्चर कंप्लीट करना ताकि यहां से कोई क्वेश्चन तुम्हारा ना छूटे। ठीक है, और एक बात की गारंटी है कि ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला। जो चीज हम लोग अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस वाले लेक्चर में अटेन करेंगे, जो नॉलेज हम लोग एक्वायर करेंगे इस लेक्चर के बाद, उससे आपके क्लास के सारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसके एक्स्ट्रा, उसके बियॉन्ड किसी भी कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर आराम से करते हैं, वन बाई वन करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दो चीज हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हम लोग को एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रहा होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है। ये हम लोग बहुत बार बार रिपीट कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में भी, बट फिर भी क्योंकि यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक बार इस पे बात करनी बनती है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व में जो स्लोप होगा, स्लोप जो होगा वेलोसिटी टाइम कर्व में, वो क्या दे रहा होगा? वो हम लोगों को दे रहा होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। और अगर मान लो तुम्हारा ये वेलोसिटी टाइम कर्व ड्रॉ करने के बाद, अभी तुमको ड्रॉ करने नहीं आता, मैं भी समझ रहा हूं कि तुम ड्रॉ करना नहीं जानते वेलोसिटी टाइम कर्व, लेकिन मान लो कि तुम्हारा वेलोसिटी टाइम कर्व ड्रॉ करने के बाद ऐसा हो गया, तो एक्चुअली एरिया अंडर वीटी कर्व जो होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट देता है। एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। कब? जब ये सारे डिस्प्लेसमेंट में जो एरिया ऊपर में है, जो एरिया ऊपर वाले रीजन में उसको तुम पॉजिटिव मानो, और जो एरिया नीचे वाले रीजन में है उसको तुम नेगेटिव मानो। अगर इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव ऐसे मानते हुए एरिया को जब ऐड करते हो, जब टोटल एरिया ऐड करते हो, तो उस केस में हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन इसी टाइप का जो कर्व है, लेकिन उसमें तुमको डिस्टेंस निकालना हो तो तुम इन सारे एरिया का मॉड ले लोगे। मॉड मतलब कोई भी निगेटिव एरिया कंसिडर नहीं करोगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर ये वाला जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल तुम्हारा, मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी, डी एंड ई, इसमें अगर तुमको एरिया अंडर कर्व निकालना हो और तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो तुम क्या करोगे? तुम करोगे ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस, क्योंकि ये एरिया किधर है? निगेटिव वाई एक्सेस की तरफ है, तो ये वाला एरिया निगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाले एरिया से निगेटिव डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई जब करोगे तो तुमको इस केस में क्या मिलेगा? इस केस में मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। पर अगर सेम टाइप का क्वेश्चन हो और तुमसे पूछ दे कि हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, अपने को डिस्टेंस चाहिए, तो तुम दोनों एरियाज को पॉजिटिव मान के कंसिडर करोगे और दोनों को ऐड कर लोगे। ये बात सही है? काफी सिंपल है कि हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप निकालने पे हम लोग को एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती है। ये बात ठीक है। अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करें टाइम के एक्सिस के अलोंग, है ना, अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करें और जो ग्राफ में पॉजिटिव वाई के सेक्शन में एरिया है उसको पॉजिटिव लेके, नेगेटिव वाई सेक्शन में एरिया जो है उसको नेगेटिव लेके कंसिडर करें विथ साइन, जहां पे हम लोग साइन क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं, उस केस में हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? हम लोगों को मिलेगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ठीक है, और जब हम लोग साइन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जैसे इस वाले एरिया को यहाँ पॉजिटिव माना फिर नेगेटिव माना जो नीचे में चला गया था,
सेकेंड टाइम जब हम लोग डिस्टेंस निकालना चाह रहे थे इसी वीटी कर्व के अंदर, ठीक है, तो हम लोग इस बार साइन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और साइन नहीं इंक्लूड करने की वजह से ये वाला एरिया भी हम लोगों ने पॉजिटिव लिया, नीचे वाला एरिया भी पॉजिटिव लिया, इसलिए ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है, इस केस में एबीसी का जो एरिया है वो भी पॉजिटिव रखा, और ट्राइंगल सीडीई का भी एरिया पॉजिटिव रखा, तो कुल मिला के हम लोगों को डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये कोर कॉन्सेप्ट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली आपसे एग्जामिनर यही चेक कर रहा होता है कि आपको ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, जब भी आपसे वेलोसिटी टाइम कर्व का क्वेश्चन पूछ रहा होता है। कुछ एस्पेक्ट्स और हैं, जैसे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो कैसे उसको प्लॉटिंग करोगे, या फिर ग्राफ देख के कैसे इंटरप्रिटेशन करोगे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, या फिर यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन कर रहा है, या नॉन यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो वो जस्ट हम लोग अभी देखने वाले हैं। देखो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, सही बात है, फाइनल वेलोसिटी v भी 0 होगा, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u भी 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी v भी 0 होगा, और टाइम को तुम कितना भी चलाते रहो, टाइम को इंक्रीज करते रहो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही, क्योंकि शुरुआत में वो बॉडी रेस्ट में था, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट से जब तुम शुरू में बॉडी को देखते हो तो वो देख रहे हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट तुम्हारी बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो जब बॉडी मूव नहीं कर रही तो इनिशियल वेलोसिटी 0, बाद में भी देखोगे कि बाद में भी मूव नहीं कर रहा, तभी तो तुम बोलोगे कि अभी भी रेस्ट में है, बाद में भी रेस्ट में दिख रहा है, तो तुम बोलोगे कि अभी भी तुमसे उस ऑब्जेक्ट की दूरी उतनी ही है, बाद में भी तुमसे उस ऑब्जेक्ट की दूरी उतनी ही है, और शुरुआत में भी रुका हुआ है, बाद में भी रुका हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कैसा दिखाई देगा, 0। उस केस में टाइम बढ़ता चला जाएगा पर तुम्हारी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और शुरू में भी तुम रुके हुए थे और बाद में भी तुम रुके रहोगे। तो ऐसा कर्व जब प्लॉट करोगे तो देखो, ये है पॉजिटिव एक्स का डायरेक्शन जिसमें हम लोगों ने टाइम को रखा है, क्योंकि टाइम के हिसाब से वेलोसिटी डिपेंड करेगा। वेलोसिटी टाइम कर्व में अगर तुम देखो तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी, तुम ये इंटरप्रिटेशन यहाँ पे प्लॉट करना चाहते हो, राइट। तो तुम ऐसा कह रहे हो कि शुरुआत में जो ऑब्जेक्ट था वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड शो कर रहा था, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, तो ये शुरुआत में तुम्हारा यहाँ है। बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, टाइम बीतते बीतते अभी भी ऑब्जेक्ट ने अपना वेलोसिटी चेंज नहीं किया, और शुरू में भी वो 0 मीटर पर सेकेंड पे था, बाद में भी वो 0 मीटर पर सेकेंड पे है, तो टाइम बढ़ता चला गया। तो हम लोग इस एक्सिस पे बढ़ रहे हैं टाइम के बढ़ने पे, लेकिन अभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी थोड़ी भी चेंज हो जाती, ये 0 से 5 हो जाता, तो हम लोग थोड़ा ऊपर बढ़ जाते, है ना, ग्राफ कुछ ऐसा आता, सेकेंड पॉइंट हम लोग को इधर मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो शुरुआत में भी वेलोसिटी ऐसी थी, बाद में भी वेलोसिटी ऐसी दिखाई देगी। तो अगर हम लोगों को रेस्ट का प्लॉटिंग करना हो, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो प्लॉटिंग हमारी ऐसे होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये बात समझ रहे हो। तो तुमको अगर बोले कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे और टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, तो तुम उसको प्लॉट कर दो वीटी कर्व के अंदर, तो शुरुआत में भी वेलोसिटी 0, बाद में भी वेलोसिटी 0, तो तुम ऐसे ही प्लॉटिंग करोगे, ठीक है, सही है। चलो देखो, कह रहा है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा तो क्या कर रहा होगा, तो कैसे होगा इसका प्लॉटिंग, कैसे होगा, वीटी कर्व कैसे ड्रॉ करोगे। एक बात बताना, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब नो एसेलरेशन, कोई एसेलरेशन हो नहीं रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन यानी कि नो एसेलरेशन। नो एसेलरेशन से तुम क्या बता सकते हो, नो एसेलरेशन से तुम कह सकते हो कि अगर एसेलरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कैसे, देखो, एसेलरेशन को तुम लिखते थे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इस चीज को तुम एसेलरेशन बुलाते थे। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि कोई एसेलरेशन नहीं है, तो ये एसेलरेशन यहां पे कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है, तो 0 हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी तो तुमको कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि v माइनस यू बाई टी
जो कि एसेलरेशन होता था, यहाँ पे जब एसेलरेशन को तुम 0 पुट करोगे तो यहाँ पे v माइनस यू इज इक्वल टू टी इंटू 0 हो जाएगा। इस t को लेके हम लोग उधर मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर t इंटू 0 करोगे तो कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहां से तुम देख रहे हो कि v माइनस यू इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। यहां से तुम देख रहे हो कि जो फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी है दोनों बराबर आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की कोई एक वैल्यू होती होगी, है ना, जो कि चेंज नहीं हो रही है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि वेलोसिटी कैसा होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। मान लेते हैं कि इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी जो वैल्यू है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। अब तुमको प्लॉट करना है। अब तुम समझ रहे हो कि टाइम बढ़ता चला जा रहा है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, बट तुम्हारा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं तुम्हारी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारी जो वेलोसिटी है यहां मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। टाइम बढ़ता चला जा रहा है, टाइम पे तुम आगे जाते जा रहे हो, टाइम के अंदर तुम मूव करते जा रहे हो आगे। टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड ऐसा। लेकिन तुम्हारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमेशा कैसी रह रही है, सेम रह रही है। तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, है ना, बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। ग्राफ कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस जिसमें कि तुमने टाइम प्लॉट किया है उसके बिल्कुल पैरेलल। इस केस में अगर तुम देखो स्लोप हम लोग कैसे निकालते थे, राइज अपॉन रन करके। तो अगर देखो हम लोगों ने ये पॉइंट लिया, ठीक है, इस पॉइंट को ए मान लो, इसको बी मान लो। अगर हम लोगों को यहां पे स्लोप निकालना हो तो स्लोप होता था राइज अपॉन रन, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में वाई एक्सिस पे कितना चले डिवाइड बाई एक्स एक्सिस पे कितना चले। तो मान लेते हैं यहां पे टाइम इंटरवल टी सेकेंड का है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कितना चले, टी सेकेंड। वाई एक्सिस में कितना चेंज आया, वाई एक्सिस में वाई की वैल्यू में कोई चेंज आया क्या, ए और बी की जो वाई की वैल्यू दिखाई दे रही है वो 5 मीटर पर सेकेंड की ही है। तो ये देखो यहाँ पे जो राइज होगा वो 5 माइनस 5 यानी कि 0/t आएगा। तो अगेन यहां से भी तुम कंक्लूड कर सकते हो कि इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप 0 है। स्लोप वेलोसिटी टाइम कर्व का हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा कि क्या देता है, एसेलरेशन दे रहा होता है, यानी कि इसका एसेलरेशन कैसा है, एसेलरेशन कैसा है, 0 है, ठीक है। तो घूम फिर के या तो ऐसे चले जाओ या फिर यहां इस ग्राफ से ये इंटरप्रिटेशन तुम कंक्लूड कर लो, ठीक है। या तो ऐसे सोच लो कि यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि एसेलरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि एसेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं मिल रहा है क्योंकि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी होगी, चेंज नहीं होगी। तो ये ग्राफ जो हम लोगों का प्लॉटिंग आएगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये एक तो इस तरह से जा सकते हो। दूसरा क्या कि तुमको ये ना बोला रहे कि यूनिफॉर्म मोशन है, तुम सिर्फ ये ग्राफ रीड करना चाह रहे हो। तो तुम्हारे अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुमको दे रखा है, तुम जब देखोगे कि अच्छा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो इस जब ग्राफ का जो तुम स्लोप निकालोगे इस कर्व का, तो दो पॉइंट्स कोई भी पकड़ लेना, उसके बीच में राइज कितना रन कितना उनका रेशियो देख लेना कि एक्स में कितना चले वाई में कितना चले। तो अगर एसेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी टाइम कर्व का तुमको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। और स्लोप चाहिए तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स निकालना पड़ेगा। और चेंज इन वाई चाहिए यानी कि तुमको देखना पड़ेगा कि दो पॉइंट्स के बीच में हम लोगों ने ग्राफ में वाई एक्सिस पे कितना राइज किया। चेंज इन एक्स चाहिए तो देखना पड़ेगा दो पॉइंट्स के बीच में हम लोगों ने एक्स एक्सिस में कितना चला। तो ये चीज जब तुम देखोगे तो देखोगे दो पॉइंट्स के बीच में वाई में तो कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। तो वाई में चेंज नहीं दिखाई देगा तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करोगे, राइज अपॉन रन, तो राइज 0 हो जाएगा, कोई राइज नहीं मिल रहा है ना। इस केस में ये चीज 0 आ जाएगा। और यही चीज जो वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप है वो क्या है, एसेलरेशन है, यानी कि एसेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इस तरह से तुम घुमा फिरा के कंक्लूजन कर सकते हो अपना, ठीक है।
नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। बोल रहा है कि जब बॉडी यूनिफॉर्म एसेलरेशन से मूव कर रहा होगा तब। यूनिफॉर्म एसेलरेशन से मूव करने का मतलब क्या है कि जो एसेलरेशन है, अगर एसेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब एसेलरेशन की कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो मान लेते हैं कि एसेलरेशन की कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो कि है a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो अभी के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि जो अपना बॉडी है वो इनिशियली रेस्ट पे है, तो u इज इक्वल टू 0 मान ले रहे हैं। अब देखो जैसे जैसे, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, वीटी कर्व है, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी। तो हम लोग एक प्लॉटिंग कर रहे हैं, मतलब जैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करने के लिए कुछ पॉइंट्स लेते थे और फिर वैसे प्लॉट करते थे, तो हम लोग यही चीज समझ रहे हैं कि हम लोग एक्स और वाई की जैसे ग्राफ में वैल्यू लेते थे, तो उसी तरह यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, टाइम। टाइम किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, और टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी। तो उस हिसाब से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ प्लॉट करते थे तो एक्स और वाई लेते थे, पर यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, टी और वी लेंगे। यानी कि जैसे टाइम चेंज होगा उस हिसाब से वेलोसिटी में चेंज हम लोग देखेंगे। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 सेकेंड है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड में जब इसमें तुम पुट करोगे तो देखो यहाँ पे अगर u की वैल्यू 0 तुम यहाँ पे डाल दो तो v इज इक्वल टू a इंटू टी मिल जाएगा, है ना। तो यहां से अगर तुमको वेलोसिटी चाहिए 1 सेकेंड पे, यानी कि 2 इंटू यहाँ पे क्या लिखना होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखनी होगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों ने कितनी रखी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक काम करो, हम लोग टाइम की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये ऐसा होगा, v इज इक्वल टू 80 होगा ना, तो a की वैल्यू हम लोगों ने रख ली है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम लोगों ने अपने हिसाब से मान रखा है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, समझने के लिए। उसके बाद जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो a की वैल्यू तो फिक्स हो गई, तो जब t की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 2। a की वैल्यू, जब t की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब t की वैल्यू तुम मान लो 3 डाल रहे हो तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को t की अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। जब इसको तुम प्लॉट करोगे तो तुमको क्या प्लॉट करना है, पहले तुमको पकड़ना है 0,0, है ना। तो 0,0, दूसरा पॉइंट क्या पकड़ना है तुमको, 1,2, यानी कि टाइम में चले 1 यूनिट और y में चले गए 2 यूनिट। तो ये हो गया अपना 1,2। फिर हम लोग देख रहे हैं 2,4, फिर 3,6। तो मान लेते हैं 2,4 यहां पे होगा, सॉरी, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग ऊपर जा रहे हैं और 2,4 हम लोग को यहां मिल रहा है। यानी कि टाइम की वैल्यू जब 2 सेकेंड थी तो जो ऑब्जेक्ट था अपना उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड थी। उसी तरह से 3,6 प्लॉट करने के लिए हम लोगों को और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है। 3 सेकेंड पे ऊपर जब देखोगे तो 3 सेकेंड पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड है। इसको तुम और आगे प्रोड्यूस करके समझ लेना। तो जब ये सारे पॉइंट्स को मिलाओगे ना तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अगर इसको तुम ढंग से प्लॉट करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन की प्लॉटिंग आएगी, ओके। अगर देखने में ये स्ट्रेट नहीं लग रहा है तो कंफ्यूज मत होना, ये स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। अब मैं इतना एक्यूरेटली प्लॉट नहीं कर पा रहा, बस उसके लिए तुम माफ कर दोगे, चलेगा वो चीज। अब देखो बात यहां पे ऐसी है कि तुमको समझना चाहिए, अगर तुमको यहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला तो तुमने ये चीज अज्यूम करके ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। तब क्या होगा जब तुमको ये ग्राफ दे दे और तुमको बोले ये ग्राफ किस चीज का है, मतलब इसमें क्या दिख रहा है, तो तुम कैसे फाइंड आउट करोगे कि यहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रहा होगा, ठीक है।
समझ रहे हो ना? जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देता है तो तुम बोलते हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन की एक वैल्यू हम लोगों ने आर्बिटरीली अपने मन से कुछ रख ली ताकि हम लोगों को ये प्लॉट करने में आसान लगे, और जिस हिसाब से हम लोग ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर करके फंक्शंस के हिसाब से, उस हिसाब से हम लोगों ने पॉइंट्स को प्लॉट किया और सबको ज्वाइन कर दिया, राइट? तो यहां से ये समझ में आया कि जो ग्राफ है वो कैसा आया। यहां पे ये जो ग्राफ आया वो स्ट्रेट लाइन आया। इस केस में जो अपना ग्राफ आ रहा है वो कैसा आ रहा है? स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब अगर ऐसा हो कि तुमको एग्जाम में डायरेक्ट ये ग्राफ दे दे और तुमसे पूछे कि वीटी ग्राफ है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन की तरफ है, स्ट्रेट लाइन यानी कि इसका स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बात कर रखा है। तो तुमको यहां से एज्यूम करना है कि ये किस चीज के बारे में बोल रहा है, मतलब इस ग्राफ को देखते हुए तुमको ये सोचना है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। इसको कैसे सोचोगे? ठीक है, तुमको गिवन नहीं है इस बार कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तुमको ग्राफ दिया हुआ है और बस ग्राफ देख के तुमको कंक्लूड करना है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है। ठीक है, तो समझना, इन सारी चीजों को भूल जाना। तुमको बस ग्राफ दिया हुआ है तो तुम देखो कि ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहा है कि लाइन कैसी है? स्ट्रेट। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्लोप कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किस ग्राफ के अंदर आई है? वीटी कर्व के अंदर आई है। तो वीटी कर्व के अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हम लोगों को एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रहा होता है। हम लोगों ने सबसे पहले ये चीज पढ़ा था, है ना? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स एक्सेलरेशन, राइट? ये चीज। तो हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि बोलेगा कि भैया ये तो ग्राफ बस आपको दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो आप स्ट्रेट लाइन से एज्यूम करना कि स्लोप कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है ना? किसी भी दो पॉइंट्स पे राइज अपॉन रन का जो रेशियो निकालोगे हमेशा स्ट्रेट लाइन के लिए कांस्टेंट मिलेगा। स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m क्या था? स्लोप था। तो स्लोप की जो वैल्यू होती है, मान लो एक इक्वेशन तुमको यहां भी दिखने मिल रहा है कि v इज इक्वल टू 80, जहां पे a क्या है? स्लोप है, और a की वैल्यू हम लोग शुरू में देख रहे थे कि कांस्टेंट रख के हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे। तो ये इंटरप्रिटेशन हम लोग यहां से लेंगे, ग्राफ से खींचेंगे, ठीक है? ये कंक्लूजन। तो देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है। जब स्लोप कांस्टेंट है तो हम लोग स्लोप के बारे में सोचेंगे कि वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप होता था वो एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रहा होता था। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन हम लोगों को यहाँ पे कांस्टेंट मिल रहा है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मोशन कैसा होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पे मोशन होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? इस तरह से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया ये ग्राफ से, तो हम लोग सोच लेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रहा होगा। ये बात ठीक है? क्लियर? चलो, आसान है। तो कंक्लूजन में जंप करना सीखो। अगर तुमको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दिया तो तुम्हारे दिमाग में ये ग्राफ आना चाहिए, और अगर तुम्हारे दिमाग में, अगर तुमको ये ग्राफ दे दिया तो तुम्हारे दिमाग में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा तो उस केस में अगर बात की जाए तो देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता तो इस केस में जो तुम्हारा ग्राफ बनता वो स्ट्रेट लाइन बनता। अभी जस्ट लास्ट वाले केस में हम लोगों ने देखा कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था तो जो हमारा कर्व बन रहा था वो कैसा था? स्ट्रेट लाइन था। लेकिन यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये नॉट अ स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब नॉन यूनिफॉर्म के केस में ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। उस केस में जो तुम्हारा कर्व आएगा, मतलब जब तुम वीटी ग्राफ की प्लॉटिंग करोगे उस केस में ये तुम्हारा एक कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन टाइप से नहीं आएगा। कैसा आएगा? मान लो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वेलोसिटी निगेटिव भी पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर
ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बस इतना समझो कि हो ये भी सकता है, ये भी सकता है, पर खास बात क्या है कि ये जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। कर्व कैसा भी खींचो, बट कर्व जो तुम्हारा होगा, मतलब ये जो प्लॉट तुम करोगे वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये बात समझ रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब वीटी ग्राफ में नॉन लीनियर लाइन खींची जाए, स्ट्रेट लाइन लीनियर लाइन होती है, तो नॉन लीनियर लाइन जब खींची जाए तो आप बोलोगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है अपने पास कि स्पीड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड या फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कभी भी, सॉरी एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ लाइन कैन नेवर बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ देखो, स्पीड टाइम ग्राफ में जो कर्व आएगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कर्व आएगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो क्या पंगा है ये देखते हैं। मान लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ऐसे तो इसने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि नहीं करना है हम लोग को पैरेलल, पर हम लोग करके देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या करते हैं ना लोग, जो चीज आपको मना करते हैं आप वही करते हो, मेरे को पता है, आपको भी पता है। आप बोलते हो करके देखते क्या होता है, तो देखते हैं करके क्या होने वाला है। तो देखो, हम लोगों को ये चीज पता था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या दे रहा होगा, एक्सेलरेशन दे रहा होगा। और यहां से हम लोग को एक इंटरप्रिटेशन निकालना है, जब हमारी जो वैल्यू है ग्राफ में वो वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चालू हो जाए, तो देखो स्लोप यानी कि राइज अपॉन रन, है ना, स्लोप यानी कि राइज अपॉन रन। तो हम लोग दो पॉइंट्स को प्लॉट करने का ट्राई करेंगे, एक ये हो गया और दूसरा भी ये हो गया। अब देखो, जैसे जैसे ये ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, उस केस में जो ये दोनों लाइंस है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। तो देखो, स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन, और क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या दे रहा होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रहा होता है। तो इस केस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू राइज अपॉन रन हो जाएगा। तो यहां देखो, मान लेते हैं कि अपने को कुछ राइज देखने मिलेगा, तो राइज की कोई वैल्यू है मान लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये जो ग्राफ है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ना, तो इस केस में देखो यहाँ पे रन की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, रन लगभग लगभग जीरो होते जा रहा है ना। इन दोनों ग्राफ्स में, इन दोनों के बीच का जो गैप है, यहाँ पे जो गैप है वो बिल्कुल छोटा होते जा रहा है, और एक टाइम के बाद जब ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगा तो ये गैप बिल्कुल घट के जीरो हो जाएगा। तो उस केस में नीचे में जो वैल्यू आएगी चेंज इन एक्स की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। तो देखो, इस बार एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो चेंज इन वाई अपॉन जीरो होगी, और समथिंग अपॉन जीरो हो जाए, उस केस में जो वैल्यू आती है वो कैसी हो जाएगी, इन्फिनिटी, या फिर बोल सकते हो कि ये हो जाएगा अनडिफाइंड, है ना। अब देखो, इन्फिनिटी बोलो या अनडिफाइंड बोलो, इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारा एक्सेलरेशन इस केस में कैसा हो गया, तुम्हारा एक्सेलरेशन इस केस में कैसा हो गया, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। पर देखो, एक लिमिट है, जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, क्लासिकल फिजिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उस केस में किसी भी चीज के स्पीड का कोई लिमिट है, वेलोसिटी का, कि कोई भी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। इस केस में जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो जाते जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई है, तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, और वो भी कितना, जीरो टाइम के अंदर। तो ये चीज बढ़ते चला जाएगा। इस केस में एक्सेलरेशन तुमको इन्फिनिटी देखने मिल रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट एक्सेलरेशन का होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सेंसलेस बात है। तो आप बहुत ही इत्मीनान से ये बोलोगे कि भैया ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज बोल रहा है कि या तो स्पीड टाइम ग्राफ हो या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो। इस केस में जो अपना प्लॉटिंग आएगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसा दिख जाएगा तुमको, तो उस केस में एक्सेलरेशन कैसा आ रहा होगा,
इनफाइनाइट आ रहा होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में जो पार्टिकल होगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, मतलब है ना, वेलोसिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी और जो टाइम होगा वो नेग्लिजिबल होगा। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए ये चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कभी भी कर्व के अंदर कई बार ऐसा पूछ देता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा और पूछे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसमें से कौन सा गलत है, तो आप देखोगे कि कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होता दिखाई देता है, तो आप बोलोगे कि वो वाला कर्व कैसा है, वो गलत है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू इनफाइनाइट दिख रही है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो, बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात सही है। देखो, अगर बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। अगर मान लेते हैं एक्सेलरेशन नहीं हो रहा तो, या फिर ऐसे समझ लो कि वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखो, बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉजिटिव भी हो सकता है। तुम देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है वो पॉजिटिव देखने मिलेगा, अगर ये वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव मिल गई डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। टाइम कभी पीछे की तरफ आ सकता है क्या? जब भी दो पॉइंट्स के बीच का चेंज देखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल देखोगे, तो टाइम हमेशा किधर बढ़ता है? आगे की तरफ बढ़ता है। टाइम को निगेटिव एक्सिस में प्लॉट करने का कोई मतलब नहीं है। अभी टाइम ट्रेवल वाला क्वेश्चन तो पढ़ नहीं रहे हो, है ना, और टाइम ट्रेवल तुम कर भी नहीं रहे हो, लौट के तुम 1 क्लास में तो नहीं जा रहे हो, या फिर उतने छोटे तो नहीं हो जाओगे। हो सकता है कि तुम इतने बेवकूफ हो कि लौट के 1 क्लास में चले भी जाओ, पर तुम्हारी हाइट तो छोटी नहीं हो जाएगी, तुम पुराने जमाने में तो नहीं चले जाओगे ना, वो सारा कुछ रिवर्स तो नहीं कर दोगे, तो टाइम बढ़ते चला जाएगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या फिर निगेटिव हो सकता है कि नहीं है? देखो, ये हम लोग पढ़ते थे, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और देखो ये था अपना पॉजिटिव एक्स का डायरेक्शन और ये था अपना निगेटिव एक्स का डायरेक्शन, तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड में मूव कर रहा है, उस केस में जो उसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, उस केस में तुमको वेलोसिटी कैसे दिखाई देगी? पॉजिटिव दिखाई देगी। पर ऑब्जेक्ट यहां से इधर ना जाके इधर मूव कर जाए पॉइंट सी पे, उस केस में तुम देखोगे कि तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट से जब ऑब्जेक्ट पीछे जाने लग गया, तो तुम देखोगे कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो उस केस में वेलोसिटी भी कैसा आ जाएगा? निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव। तो ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो तुम ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो, ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो। तो ये जो ग्राफ है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन किधर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। और ये वाला जो ग्राफ है, ओके फाइन, ये वाला जो ग्राफ है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो दिखा रहा है, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस में दिखा रहा है, क्योंकि देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तुम तुम जो थे वो ऑरिजिन पे खड़े थे रेस्ट में, बिल्कुल। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तुमको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिला, मान लो +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो तुम ऊपर की तरफ बढ़ते गए, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी जब करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी तुमने 0 अज्यूम कर ली है, तो v इज इक्वल टू 80। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव एक्स से डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तुमको मिल रहा है, तो टाइम के साथ साथ तुम किधर बढ़ोगे? पॉजिटिव v दिखाओगे, मतलब तुम्हारी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखेगी टाइम के साथ साथ। पर वहीं अगर तुमको v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो v इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। लेकिन इस बार जो तुमको एक्सेलरेशन मिल रहा है ना, वो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मिल रहा है। किधर मिल रहा है? निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ तुमको एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो तुम्हारा जो मोशन होगा वो भी निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा, और उस केस में जो तुम्हारी वेलोसिटी भी होगी वो निगेटिव डायरेक्शन में आएगी। तो इसमें तुम ग्राफ में किधर जाओगे? ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे? जब तुम्हारी वेलोसिटी निगेटिव है तो तुम नीचे ही आओगे,
तो तुम्हारा जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से होगा। दोनों ही ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो ऑब्वियसली ये जो ग्राफ होता वो कर्व दिखाई देता आपको। ठीक है, चलो अब देखो। हाँ, अभी अपने को 4 पॉइंट बताया था इसके अंदर। एक चीज बोला था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो पॉजिटिव हो सकता है। अभी अभी देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉजिटिव है। फिर बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ निगेटिव भी हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ निगेटिव भी है। अभी बोल रहा है कि इट कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये 2 पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं। पॉजिटिव निगेटिव हम लोगों ने समझ लिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पॉजिटिव निगेटिव हम लोग बना सकते हैं। मतलब ये पॉसिबल है, ये ऐसे केसेस हो सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉजिटिव भी हो, या फिर ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ निगेटिव दिख रहा हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो। ओके, तो अगर इस वाले ग्राफ को देखो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों को यहां पे इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है ना? क्यों? क्योंकि देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे है, इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन लगने की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो एक टाइम के बाद मान लेते हैं अगर यहां पे तुम लोगों ने एक्सेलरेशन चेक किया, यानी कि तुमने इसका स्लोप देखा, तो 2 पॉइंट्स के बीच तुमने राइज और रन देखा। तो खैर हटाओ, इसको ऐसे नहीं करते। तो अगर एक पॉइंट के बाद तुमने इसका एक्सेलरेशन चेक किया, तो मान लेते हैं कि इस टाइम इंटरवल में, छोटू सा टाइम इंटरवल के अंदर, इस टाइम इंटरवल के अंदर और इस टाइम इंटरवल के अंदर, कोशिश हमारी यही है कि हम लोग टाइम इंटरवल को कांस्टेंट रखें। मान लेते हैं कि हम लोग ये जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकेंड का है, और सेम ऐसा ही टाइम इंटरवल हम लोगों ने यहां भी लिया है। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो साफ बात है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, वीटी कर्व का जो स्लोप होगा, वो हम लोगों को एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। और स्लोप जो होता है वो क्या होता है? राइज अपॉन रन होता है। यानी कि चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। तो अगर इस ग्राफ के अंदर देखो कि चेंज इन वाई तुमको कैसा मिल रहा है, इस पॉइंट पे अगर इस टाइम इंटरवल में देखो, मान लेते हैं ये पॉइंट ए बी सी एंड डी है। अगर इस टाइम इंटरवल में तुम देखोगे तो तुमको रन तो हम लोगों ने हमेशा बराबर रखा है, चेंज इन एक्स को हम लोगों ने बराबर रखा है, और उसको हम लोगों ने कितना लिया है? दोनों ही केसेस में 1 सेकेंड का लिया है। ठीक है, लेकिन चेंज इन वाई देख रहे हैं तो ए से बी पॉइंट पे हम लोग को बहुत छोटा सा राइज दिखाई दे रहा है, लेकिन सी से डी पॉइंट पे हम लोगों को इतना बड़ा राइज दिखाई दे रहा है। तो देखो इस केस में जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करता गया, उसका जो सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो मिलने वाला चेंज इन वेलोसिटी है वो इंक्रीज होते दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी है ए से बी के बीच में वो छोटा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी है सी से डी के बीच में, है ना? देखो यहां पे दोनों केस में हम लोगों ने डेल्टा टी को बराबर रखा, यानी कि चेंज इन टाइम को हम लोगों ने अपने समझने के लिए दोनों ही केसेस में 1 सेकेंड का रखा है। लेकिन यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहां चेंज इन वाई बहुत छोटा सा मिल रहा है और यहां चेंज इन वाई कंपेरेटिवली बड़ा मिल रहा है। तो चेंज इन वाई यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जब हम लोग देख रहे हैं तो मुझे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा दिखाई दे रही है। दैट्स वाई आई कैन से, क्या बोल सकता हूं मैं, कि यहां पे एक्सेलरेशन ए से बी के बीच में जो है वो कम है एक्सेलरेशन सी से डी के बीच में। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? तो जैसे मुझे ये चीज समझ में आया, मैं बोल सकता हूं कि जैसे जैसे ये ग्राफ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे
एसेलरेशन बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे भी अगर तुम लोगों ने ग्राफ वाला लेक्चर अटेंड किया है तो तुम ये बात समझते हो कि ये जो कर्व है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। जब कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल बनने लग जाए, लगभग लगभग वाई एक्सिस के पैरेलल होता हुआ दिखाई देने लग जाए, तो उस केस में जो तुम कर्व का बिहेवियर बताते हो वो कैसा बताते हो, इंक्रीजिंग बताते हो। तो इस केस में जो स्लोप है वो कैसा स्लोप है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब क्या है, देखो जो स्लोप है उसका मतलब है कि वो एसेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंक्रीजिंग का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एज टाइम इंक्रीजेस चेंज इन एसेलरेशन, मतलब एज टाइम इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ एसेलरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, इसका मतलब यही है। वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर अगर तुमको ऐसा स्लोप दिखाई दे रहा है, तो अगर आपने ग्राफ वाला लेक्चर अटेंड किया है तो आप ये समझ रहे हो कि ये स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग स्लोप है। और इंक्रीजिंग स्लोप जब बोल दिया तो बहुत आसान हो गया तुम्हारे लिए। स्लोप यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर स्लोप की बात कर रहे हैं यानी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। अगर इंक्रीजिंग स्लोप है दैट मीन्स कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एसेलरेशन का जो रेट है, मतलब एसेलरेशन भी चेंज हो रहा है और एसेलरेशन बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग स्लोप यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एसेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है ना। ये बात सही है कि एसेलरेशन चेंज हो रहा होगा, चेंज हो जाओगा तभी तो ये जो ग्राफ आया वो लीनियर नहीं आया, स्ट्रेट लाइन नहीं आया। स्ट्रेट लाइन आता तो स्लोप कांस्टेंट, फिर ये सब बात ही नहीं करते हम लोग, है ना। यूनिफॉर्म मोशन बोल के निपट लेते हैं, यूनिफॉर्म एसेलरेशन बोल के निपट लेते हैं। ठीक है, ओके, समझ रहे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ये देखने मिल रहा है कि जो वेलोसिटी टाइम कर्व है यहां पे जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है। स्लोप इंक्रीजिंग का मतलब एसेलरेशन टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि ए से बी के बीच में पार्टिकल की वेलोसिटी में, ए से बी के बीच में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, अगर इसको नंबर्स में देखें तो मान लेते हैं कि ए से बी के बीच में जो पार्टिकल ए से बी जा रहा है वहां पे जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसमें 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। वहीं पे सी से डी के बीच में जो वेलोसिटी का चेंज मिला वो हम लोग को 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज देखने मिला। इस टाइप का इसका कुछ मीनिंग है, समझ रहे हो। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी देखने मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है, यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया होगा क्योंकि बराबर टाइम में ज्यादा बढ़ गया है ना, ऐसा कुछ, राइट। सिमिलरली अभी हम लोगों ने इंक्रीजिंग वाला केस देख लिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीजिंग हो सकता है। डिक्रीजिंग के केस में क्या हो रहा होगा। अच्छा, अगर इसको सोचो कि प्रैक्टिकली ऐसा क्या हो रहा होगा, ऐसा क्या हो रहा होगा जब तुम मूव कर रहे होगे ना, जब तुम बाइक ड्राइव कर रहे होगे तो धीरे धीरे तुमने एक्सेलरेटर बढ़ाना चालू कर दिया। शुरू शुरू में तुम रेस्ट पे थे तो तुम थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हो और तुम बढ़ना चालू करते हो, लेकिन जैसे जैसे तुम और ज्यादा ड्राइव कर रहे हो तुमने अपने एक्सेलरेशन को और ज्यादा इंक्रीज करना चालू कर दिया, यानी कि तुम अपने एक्सेलरेशन को फुल थ्रोटल कर रहे हो, मतलब तुम अपने एक्सेलरेटर को फुल थ्रोटल कर रहे हो, जिसकी वजह से टाइम बढ़ने के साथ साथ तुम्हारी वेलोसिटी और इंक्रीज होती जा रही है। यही इस चीज का मतलब है प्रैक्टिकली अगर देखो तो। ठीक है, तो यहां पे तुम बोलोगे कि यहां पे जो स्लोप है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है शुरुआत में जो था, बाद वाला एक्सेलरेशन शुरू वाले एक्सेलरेशन से ज्यादा आ रहा है, तो समय बीतते बीतते एक्सेलरेशन और बढ़ते जा रहा है, तो स्लोप कैसा होगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, चलो इस केस में अगर देखो तो यहां पे तुमको डिक्रीजिंग स्लोप दिखाई देने मिल रहा है। देखो सिंपल बात है, डिक्रीजिंग स्लोप और इंक्रीजिंग स्लोप हम लोग कैसे पकड़ते हैं। अगर जो ग्राफ है, अगर जो अपना कर्व है वो आगे जाके अगर एक्स एक्सिस पे इंक्रीज करते रहे, एक्स एक्सिस में जब तुम आगे वैल्यू बढ़ते जाओगे और जो अपना कर्व है अगर y के पैरेलल दिखाई देने लग जाए, लगभग 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 y के पैरेलल दिखाई देने लग जाए, तो इस केस में जो तुम स्लोप बताते हो वो इंक्रीजिंग बताते हो। ठीक है, और अगर
जो अपना कर्व है x की वैल्यू बढ़ाने पे x एक्सिस के पैरेलल होता हुआ दिखाई देने लग जाए, इन दैट केस तुम जो स्लोप बताते हो वो डिक्रीजिंग बताते हो। ठीक है, फाइन। तो ऐसे अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है कि इंक्रीजिंग स्लोप एंड डिक्रीजिंग स्लोप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा मैं, तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि जब तुमको स्लोप दिया रहे, मतलब जब तुमको ग्राफ दिया रहे, तो ग्राफ में जब तुम एक्स एक्सिस में आगे चल रहे हो और जो कर्व है, जो तुम्हारी प्लॉटिंग है, वो अगर वाई एक्सिस के पैरेलल दिखाई देने लग जाए तो तुम उस स्लोप को इंक्रीजिंग बोलते हो। जब एक्स एक्सिस पे तुम पैरेलल चल आगे बढ़ रहे हो तो धीरे धीरे जो तुम्हारा कर्व है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होता हुआ दिखाई देने लग जा रहा है, तो इस केस में हम लोग इंक्रीजिंग स्लोप बोल रहे हैं। और जो कर्व है एक्स एक्सिस पे आगे चलने पे वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखाई देने लग जा रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे आगे चल रहे हो और जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के ही पैरेलल दिखाई देने लग जा रहा है, तो इस केस में जो स्लोप होगा वो डिक्रीजिंग दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पे इस केस में अगर देखो तो वेलोसिटी तो अभी भी इंक्रीज कर रही है, अभी भी इंक्रीज कर रही है, लेकिन यहां एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीजिंग दिखाई दे रहा है ना। इसको तुम वैसे भी देख सकते हो, जो लास्ट तरीके से हम लोगों ने करा था कि 2 पॉइंट्स मार्क कर लो, ए बी, इक्वल इंटरवल में यहां भी 2 पॉइंट्स मार्क कर लो, ये हो गया सी एंड ये हो गया डी। कोशिश है कि ये इक्वल इंटरवल हो। ठीक है, इतना सही है, देखने में इक्वल लग रहा है। अब देखो पॉइंट्स को मार्क करते हैं, ए बी सी डी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यहां हम लोगों ने इक्वल इंटरवल लिया है। मान लेते हैं कि यहां पे जो इंटरवल है वो कितने का है, 1 सेकेंड का, और यहां पे भी जो इंटरवल है वो 1 सेकेंड का लिया है हम लोगों ने। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम किस इंटरवल में, ए से बी के बीच में, और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम सी से डी के बीच में। कंपेयर करते हैं तो देखो ए से बी के बीच में जब गए तो हम लोगों को इतना राइज दिखाई दिया, मतलब वेलोसिटी में इतना चेंज दिखाई दिया, है नहीं, है कि नहीं। ए से बी के बीच में हम लोगों को इतना वेलोसिटी में चेंज दिखाई दे रहा है, लेकिन सी से डी के बीच में ये चेंज बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। ये बात सही है, सी से डी के बीच में अगर ये चेंज देखो तो बहुत छोटू सा चेंज दिखाई दे रहा है। तो हम लोग ये बात समझ रहे हैं कि अगर नीचे वाली जो वैल्यू है उसको कांस्टेंट रखा जाए, यानी कि जो चेंज इन टाइम है उसको कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ए से बी और सी से डी के बीच में जब हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि ए से बी के बीच में जो चेंज है वो ज्यादा मिल रहा है, यानी कि ए से बी के बीच में वेलोसिटी का चेंज ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ए से बी के बीच में ज्यादा आएगा। ओके, अगर इसी चीज को आगे देखें हम लोग तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, राइट। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है ए से बी के बीच में दैट इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन सी से डी के बीच में। ये कंक्लूजन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अभी भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इस बात को याद रखना। एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है बट पॉजिटिव है। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव होता तो वेलोसिटी घटती दिखाई देती, मतलब ग्राफ में पीछे की तरफ लौटने लग जाते हैं हम लोग, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ट्रैवल करने लग जाते हैं। पर ग्राफ में अभी भी हम लोग पॉजिटिव वाई में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस रेट से, जिस रफ्तार से पहले बढ़ रहे थे पॉजिटिव वाई में, उस रफ्तार से अभी नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन था, तो हम लोगों ने डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ए से बी के बीच में देखा और सी से डी के बीच में देखा। जब हम लोगों ने देखा तो नोटिस करा कि एक्सेलरेशन जो है ए से बी के बीच में ज्यादा दिखाई दे रहा है सी से डी के बीच में के कंपैरिजन में। तो मान के चलते हैं, समझने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं कि ए से बी के बीच में जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, और सी से डी के बीच में जो एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो देखो एक्सेलरेशन ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी बढ़ेगी। ये बात सही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन अगर तुम कंपेयर करो तो ये वाला एक्सेलरेशन जो ए से बी वाले सेगमेंट में है, यानी कि जो इधर वाले पोर्शन में एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है वो ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कंपेरेटिवली
सी से डी वाले पोर्शन के, ठीक है। तो वेलोसिटी पहले भी बढ़ रही थी, वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगी, पर वेलोसिटी पहले ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही थी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी शुरुआत में ज्यादा था, और वेलोसिटी का जो रफ्तार है बढ़ने का वो अब जाके कम हो गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम के हिसाब से अब कम हो गई है, तो मैं बोल सकता हूं कि एसेलरेशन पहले ज्यादा था, एसेलरेशन अब जाके कम हो गया है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एसेलरेशन पहले ज्यादा था अब कम हो गया है, दैट मीन्स एसेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स कि एसेलरेशन डिक्रीजिंग है। तो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एसेलरेशन डिक्रीजिंग है। ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है और बढ़ ही रही है, लेकिन उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रही जितना पहले बढ़ा करती थी। ये बात सही है, ठीक है, बिल्कुल कूल है ना। ये चीज नहीं समझ में आता कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि तुम देखना कि जैसे जैसे एक्स एक्सिस में आगे बढ़ते हो, जो तुम्हारा ग्राफ है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होता होता दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो इंक्रीजिंग है। एक बात तुमको भी याद रहे कि वाई एक्सिस के पैरेलल होता होता दिखाई देना चाहिए, वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं हो जाना चाहिए। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल दिखाई दे तो ग्राफ में एसेलरेशन इंफिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसका कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं बनता है ना। इस चीज को भी हम लोगों ने पहले कवर करा था कि नहीं करा था? हाँ, हम लोगों ने देखा था कि वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता, तो वाई एक्सिस के लगभग लगभग पैरेलल होता होता फील होना चाहिए, वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग होगा, और जब एक्स एक्सिस से पैरेलल होता दिखाई देगा तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग ये देख लेते हैं। हम लोगों ने स्लोप वाला सारा कवर कर लिया, राइट, लेकिन हम लोगों ने ये भी समझा था, 2 पॉइंट्स था ना, कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देगा, और ये भी समझा था कि जब एरिया अंडर वीटी कर्व निकालेंगे और साइन इंक्लूड करेंगे, यानी कि जो पॉजिटिव पोर्शन है ऊपर वाला पोर्शन को अगर पॉजिटिव और नीचे वाला पोर्शन को नेगेटिव मान के जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और जब साइन इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी ये पोर्शन भी पॉजिटिव, ये पोर्शन भी पॉजिटिव और ये पोर्शन भी, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन, तीनों को जब पॉजिटिव मानेंगे तो उस केस में हम लोग को क्या मिलेगा? उस केस में डिस्टेंस मिल रहा होगा। तो ये आपके पास एक सवाल है और आपको इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आप निकाल लोगे, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिक्स है। अगर तुम देखो तो यहां पे 3 चीज दिख रहा है। एक तो दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी, दूसरा दिख रहा है, दूसरा क्या है, एक दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी, दूसरा दिख रहा है ट्राइंगल सीडी। एरिया तो ऐसे ही निकालोगे। और तीसरा दिखाई दे रहा है ट्रपीजियम ई एफ जी एच। जिसको ट्रपीजियम में मजा नहीं आ रहा वो इसको तोड़ लेना, इसको तोड़ लेना। ये ट्रपीजियम का एरिया अगर नहीं निकालना चाहते तो ऐसा करना, ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल प्लस ये रेक्टेंगल ऐसा जोड़ लेना, पर लेंथी हो जाता है। ट्रपीजियम में ज्यादा आसान दिखता है ये चीज, ठीक है। ओके, तो एक ट्राइंगल एबीसी, दूसरा ट्राइंगल सीडी, और तीसरा क्या है? ट्रपीजियम है। कौन सा? ई एफ जी एच। हम लोगों को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अगर हम लोग साइन इंक्लूड करें कि जो वाला पोर्शन नेगेटिव साइड में है उसको हम लोगों ने अगर माइनस साइन के साथ रखा तो डिस्प्लेसमेंट आता है। अगर हम लोग साइन इंक्लूड ना करें तो क्या आता है? डिस्टेंस आता है। तो ये सारी वैल्यूज में ये देखो, ये जो एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी वाला जो रीजन है वो किधर है? ग्राफ के ऊपर वाले पोर्शन में है ना। तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये जो ट्राइंगल सीडी वाला रीजन है, अगर तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, अगर तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये निगेटिव वाई एक्सिस में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर तुम डिस्टेंस निकालोगे तो ये पॉजिटिव होगा। उस केस में अगर जो ट्रेपीजियम वाला है जो तुम रीजन निकालोगे तो वो वाई एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यहां पे ये अगेन पॉजिटिव साइन में रहेगा। तो ये वैल्यू अपने को क्या दे रहा होगा? ये पूरा का पूरा वैल्यू अपने को दे रहा होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। अगर हम लोगों को इसका डिस्टेंस चाहिए इस ग्राफ का, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी
प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम EFGH, ये वाला पोर्शन। इसमें कोई झंझट नहीं है कि क्या पॉजिटिव लेना है क्या नेगेटिव लेना है, क्योंकि हम लोग जब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कोई झंझट नहीं है। डिस्टेंस के बारे में क्या पढ़ा था आपने कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, तो डिस्टेंस में कुछ घटने वाला झंझट नहीं है। एरिया निकालना है बस आपको आराम से। तो ये देखो, इन सारे पोर्शन का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। और इन सारे पोर्शन का अगर आप एरिया निकाल लो तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेट करो फिर हम लोग आंसर मैच करते हैं। अलग अलग पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो, हाफ इंटू बेस, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो A से C तक का है, और A से C तक अगर लेंथ देखो तो 16 माइनस 0 दिखाई दे रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये हो जाएगा 16 माइनस 0 सेकेंड इंटू हाइट। हाइट कितना है भैया, ये वाला हाइट है। तो देखो 20 माइनस 0, हाइट देख रहे हो वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में इनिशियल वैल्यू जो है इसकी 0 है और फाइनल वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है। तो 20 माइनस 0, ये वाली हाइट, ये वाली जो हाइट है, ठीक है, 20 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से ट्राइंगल ABC का जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 16 इंटू 20, ये हो जाएगा 160 मीटर। ठीक है, ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये मीटर आएगा। सही है। उसी तरह से अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल BCDE निकालो, CDE निकालो, तो अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल तो यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। निकालो जरा। इस केस में तुमको जो बेस दिखाई देगा CDE के केस में, यानी कि इस वाले ट्राइंगल के केस में तुम्हारे लिए बेस बनेगा CE और जो हाइट बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो अपने को बेस के केस में C लिखना होगा। तो C का बेस कितना है, 24 सेकेंड माइनस 16 सेकेंड, यानी कि ये 24 माइनस 16 का सेकेंड बेस बन जाएगा। हाइट कितना होगा, ये वाला पोर्शन हाइट होगा, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है, कितना है, 10 मीटर का, है ना। तो ये जो पोर्शन आएगा वो कितना आएगा, 10 मीटर का। अगर तुम साइन इंक्लूड करके चलोगे तो -10 -10 माइनस 0 करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, उस टाइप से, तो उस केस में ये निगेटिव आता है डिस्प्लेसमेंट के केस में। ठीक है, डिस्टेंस के केस में हम लोग इस चीज को पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये 1/2 इंटू 8, ये मीटर पर सेकेंड होगा, 8 इंटू 10, ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम EFGH, ठीक है, ये वाला ट्रेपीजियम। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, बताना, याद है कि भूल गए। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था इस चीज को, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो देखो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखो यहां पे FG पैरेलल दिख रहा है EH के, क्या दिख रहा है, FG पैरेलल दिख रहा है EH के। यहां पे FG का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 28 माइनस 25, है ना। ये वाला डिस्टेंस है, तो 28 माइनस 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 सेकेंड का डिस्टेंस है। उसी तरह से अगर तुम कैलकुलेट करो EH को, तो EH कैसा हो जाएगा, 30 माइनस 24 सेकेंड,
राइट। तो 30 माइनस 24 सेकेंड कितना हो गया, ये 6 सेकेंड हो गया। तो ये जो एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड एफ जी और ई एच है, ये वाला पैरेलल है इसके, तो हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं। कितना है 3 प्लस, हम लोग आराम से लिख देते हैं पहले कि हम लोग ले किसको रहे हैं। हम लोग ले रहे हैं एफ जी एंड ई एच को, एफ जी प्लस ई एच इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो ये वाला डिस्टेंस है अपना, है ना। ये वाला डिस्टेंस अगर तुम देखो तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, 6 मीटर पर सेकेंड का डिस्टेंस है वो, है ना। ओके, कैलकुलेट करो, हाफ इंटू एफ जी की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस 6 इंटू 6 मीटर पर सेकेंड, ये अपना सेकेंड में था क्योंकि ये टाइम था, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 9 इंटू 6, दैट मीन्स 9 इंटू 3 मीटर, ये कितना हो गया 27 मीटर। तो अब बताओ अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं लिखूंगा, कितना आया था पीछे 160 प्लस 140, यानी कि ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, तो 160 प्लस 140 प्लस 27, ठीक है, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे, डिस्टेंस चाहिए ना। तो 160 प्लस 140, सॉरी 160 प्लस 40 प्लस 27, ये 40 ही था ना, हाँ ठीक है। यहाँ मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, ये मीटर होगा, है ना। ये देखो ये सेकंड है और ये मीटर पर सेकंड है, सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ मीटर बचेगा। चलो, तो 160 प्लस 40 कितना हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 227 मीटर। और अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम लोग करेंगे, जो ऊपर वाला एरिया उसको एक साथ ले लो, तो ये हो गया 160 प्लस 27, 160 प्लस 27 माइनस 40, ठीक है। तो 160 माइनस 40 करोगे तो 120 होगा, 120 प्लस 27 147 हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इस तरह का ही सवाल आपसे आ रहा होगा, कई बार आपसे ग्राफ जो दे देगा उसमें पूछेगा कि भैया ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। एसेलरेशन वगैरह के बारे में पूछेगा कि नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन है कि यूनिफॉर्म एसेलरेशन है, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, या फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे है, ये सब चीज आपसे पूछ रहा होगा। या फिर आपसे डायरेक्टली इस टाइप का ग्राफ दे देगा और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछ देगा। इस ग्राफ में और भी बहुत चीजें हैं, जैसे देखो तुमसे अगर पूछे एसेलरेशन ए से बी के बीच में बताओ, तो एसेलरेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाता है, राइज अपॉन रन। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम करोगे तो ए से बी के बीच में चेंज इन वेलोसिटी कितनी दिखाई दी हम लोगों को, पहले तो 0 मीटर पर सेकेंड था, अभी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 0 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 करोगे ए से बी के बीच में, यानी कि 10 माइनस 0, है ना। यहां पे हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से तुम ये कर सकते हो कि तुम एसेलरेशन बी से सी के बीच में देख लो, और तुम देखोगे कि क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो एसेलरेशन बी से सी के बीच में और एसेलरेशन सी से डी के बीच में कांस्टेंट आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, और स्लोप यहाँ पे एसेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एसेलरेशन बी से डी के बीच में जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, वो तुम निकाल के चेक कर लेना। उसी तरह से तुमसे पूछ सकता है कि डी से ई के बीच में जो ऑब्जेक्ट है उसका एसेलरेशन कितना है, या ई से एफ के बीच में ऑब्जेक्ट का एसेलरेशन कितना है, ठीक है। फिर पूछ सकता है कि एफ से जी के बीच में ऑब्जेक्ट का एसेलरेशन कितना है। तो अगर तुमसे ये पूछ दे कि एसेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, एसेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ से जी, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एसेलरेशन, तो तुम देखोगे अगेन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तुम देखोगे चेंज इन टाइम तो एफ से जी के बीच में 3 सेकंड का मिल रहा है, 28 माइनस 25।
लेकिन चेंज इन वेलोसिटी तुमको मिल नहीं रही है, क्योंकि जो वेलोसिटी पहले 6 मीटर पर सेकेंड था वो अभी भी 6 मीटर पर सेकेंड है, दोनों ही पॉइंट पे एफ और जी के बीच में। तो तुमको चेंज इन वेलोसिटी जीरो दिखने मिलेगा, इसलिए जीरो अपॉन समथिंग करोगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो दिखाई देगी। तो काफी चालाकी से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड किए जा सकते हैं ना। आपसे ये पूछ सकता है कि डिस्टेंस बता दो, डिस्प्लेसमेंट बता दो, इतने से इतने पॉइंट के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो, ऐसा भी पूछ सकता है कि ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या फिर ए से डी के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस के केस में ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी उसको पॉजिटिव लोगे, और डिस्टेंस के केस में ये भी पॉजिटिव लोगे और ये वाला भी पॉजिटिव लोगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन दोनों को ऐड कर दोगे। पर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दोगे। तो इस टाइप की शरारतें एग्जामिनर आपके साथ कर सकता है, आप वहां पे कंफ्यूज मत होना, फंसना ही नहीं है, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि कौन से टाइम में या कितने टाइम तक जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं है उसका। तो आप देखो एक्सेलरेशन एफ से जी के बीच में, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन था, और जब स्ट्रेट लाइन होता है तो एक्सेलरेशन दिखता नहीं है। स्ट्रेट लाइन जब हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस के वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि उस केस में एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 सेकंड तक जो पार्टिकल था 25 सेकंड से 28 सेकंड के बीच में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी शरारतें आपसे एग्जामिनर कर सकता है, पर आपको फंसना नहीं है, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। मेन चीज क्या है कि आप स्लोप निकालना सीखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप वगैरह समझ जाओ। और क्या था कि इसका जो एरिया होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सारे एरिया को पॉजिटिव ले रहे हो तो डिस्टेंस को, और अगर एरिया निगेटिव आ रहा है तो मतलब निगेटिव वाले एरिया को निगेटिव ले रहे हो, निगेटिव वाई एक्सिस वाले एरिया को अगर निगेटिव ले रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। इतना ही था हम लोगों का आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग लेके आएंगे तो हम लोग इसके ऊपर सवाल लगा रहे होंगे, और टेंशन मत लेना, हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है थ्योरेटिकली। तो अगला जो लेक्चर होगा वो बहुत फास्ट पेस पे होगा, क्योंकि हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये लेक्चर आप लोगों ने पूरा देखा और हम लोग फटाफट से सवाल को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगला लेक्चर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर लेके आएंगे, वो छोटा रहेगा, पर ये सारे कॉन्सेप्ट उस वाले लेक्चर में हम लोग दोबारा से यूज कर रहे हैं, इसलिए एकदम ये लेक्चर ध्यान से करना, रिवाइज भी करना, तब नेक्स्ट लेक्चर में आना क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है। नहीं तो ये मत बोलना कि फास्ट हो गया नेक्स्ट वाला लेक्चर, ठीक है। तो यही है अपना बेसिकली जो भी है, समझते हो तुम लोग, समझदार आदमी हो, ठीक है। तो फाइनली हम लोग थ्योरेटिकली वाइंड अप कर चुके हैं, बल्कि हम लोगों ने क्वेश्चन वोश्चन भी देख लिया किस किस टाइप का सवाल एग्जामिनर हम लोग से पूछ सकता है। और जब अगला लेक्चर आएगा तो वहां पे हम लोग डेफिनेटली सवाल को लगा रहे होंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, मज़े करते रहो यार बस, ठीक है।